नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। श्रद्धा वालकर आफ्ताब पूनावाला मामले में हर दिन एक नई बात सामने आ रही है। श्रद्धा वालकर ने अपनी हत्या के 1 साल पहले भी, यानी कि 2 साल पहले 2020 में भी उसने पुलिस में आफ्ताब की शिकायत दर्ज कराई थी और ये कहा था कि आफ्ताब ने उसकी जान लेने की कोशिश की और उसे टुकड़े टुकड़े करने की धमकी भी देता था। श्रद्धा वालकर ने ये लिखित शिकायत दी थी। आपको दिखा रहे हैं ये चिट्ठी जो लिखा था श्रद्धा वालकर ने, और उसने ये शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। एक लिखित शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी। नवंबर 2020 की ये बात है, यानी कि 2 साल पहले, उसकी हत्या के 2 साल पहले। 2 सालों से ये रिश्ता, इसका मतलब बहुत तनावपूर्ण था, खराब था। 23 नवंबर 2020 को ये शिकायत की गई है जो अब सामने आई है। उसने ये कहा है कि इस शिकायत में कि आफ्ताब मुझे मारता पीटता है। आज आफ्ताब ने गला दबाकर जान लेने की कोशिश की, हत्या कर शव के टुकड़े टुकड़े करने की धमकी देता है। यानी 2 साल पहले भी आफ्ताब पूनावाला उसको मारकर उसके शव के टुकड़े टुकड़े करने की बात करता रहा। जो उसने अब अंजाम दिया वो कोई नई बात नहीं थी। पिछले 6 महीने से वो मारता पीटता है, ये भी श्रद्धा ने इस शिकायत में लिखा है। हत्या की धमकी के कारण पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। आफ्ताब के माता पिता को पिटाई के बारे में पता था। हम जल्द शादी करने वाले थे, इसलिए मैं साथ रह रही थी, ये लिखा है श्रद्धा वालकर ने। लेकिन ये भी लिखा है कि अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। 2 साल पहले भी वो नहीं रहना चाहती थी, लेकिन किस मुसीबत में वो फंसी थी कि उसे उसके साथ रहना पड़ा था। नवंबर 2020 की शिकायत के बारे में श्रद्धा के दोस्त गॉडविन ने भी एनडीटीवी को ये जानकारी दी थी। ये इंसिडेंट 2020 नवंबर की बात है, जब दोपहर को हमको एक फ़ोन आया, क्योंकि श्रद्धा का जो लिव इन पार्टनर था आफ्ताब, उन्होंने उनको मार पीट करके उनको जान से मारने की कोशिश की थी। अभी जान से मारने की मतलब उनको चोक किया गया था। जैसे मैं श्रद्धा को 2020 नवंबर में 23 तारीख को मैं दोपहर के टाइम पे उसको मिला। जैसे मैंने मिला, उसका जो कद काठी छोटे होने की वजह से और उनका कॉम्प्लेक्शन बहुत गोरा है, तो जाहिर सा नजर आ रहा था कि उनको ब्रूसेस जो मार लगा था वो यहाँ लगा था, उनके लोअर बॉडी पे लगा था, और यहाँ पूरा रेड मार्क्स था कि मतलब किसी ने सच में गला दबाया। तो हम इमीडिएटली राहुल, मैं और श्रद्धा, हम तुलिंस पुलिस स्टेशन गए थे। हमने बाकायदा एमसी दर्ज करवाई है। 23 नवंबर की दोपहर को हमने एमसी दर्ज करवाई। हत्याकांड के बाद अब जो जांच चल रही है उसमें आफ्ताब ने माना है कि उसने गुस्से में ऐसा किया, लेकिन अब इस बात को सोचना होगा कि 2 साल पहले जो शिकायत दर्ज कराई गई उसमें भी यही लिखा गया है कि वो बार बार धमकी देता था कि वो मारेगा और उसके बाद शव के टुकड़े टुकड़े करेगा। वैसे आफ्ताब पूनावाला का पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है, उसके आगे नार्को टेस्ट भी होना है। और इसी बीच महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे मामले पर अब कहा है कि मैंने श्रद्धा की 2020 की शिकायत देखी है, जिसमें काफी गंभीर आरोप लगाए गए। हम इसकी जांच करेंगे कि शिकायत पर क्यों कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन चिट्ठी पर कोई एक्शन लेता तो ऐसा नहीं होता। समय रहते कार्रवाई होती तो शायद उसकी जान नहीं जाती। फडणवीस का कहना है कि इस शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, इसकी जांच कराएंगे। देखिए, वो पत्र मेरे पास भी आया है, मैंने उसको देखा है। बहुत सीरियस पत्र है। उसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हुई, इसकी जांच हमको करनी पड़ेगी। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहता, लेकिन इस प्रकार के पत्रों पर कार्रवाई अगर नहीं हुई तो ऐसी घटनाएं होती है, इसलिए जरूर उसकी जांच की जाएगी। क्या आपको लग रहा है जान बच सकती थी यदि कार्रवाई कर ली तो? जी बिल्कुल, ऐसा है, कार्रवाई होती तो शायद जान बच भी जाती। लेकिन पुलिस का कहना है कि बाद में श्रद्धा ने अपनी शिकायत वापस ले ली, इसलिए कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले में जो भी जरूरी कार्रवाई करनी थी वो कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। जो अर्जी दी गई थी, अर्जी के ऊपर में जांच हुई है। जांच के बाद में खुद जो कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट ने
लिखित बयान दिया है कि उसकी अब कोई कंप्लेंट या तकरार रही नहीं है, और जो उसका जो ये था फ्रेंड था, उसके फ्रेंड के माँ बाप ने आके उनको मतलब समझाया था दोनों को भी, और अभी उसकी कोई तकरार नहीं है, ऐसा करके उसने रिटर्न स्टेटमेंट दिया था, और जिसके चलते वो मतलब वहीं पे वो क्लोज हो गया। तो ये नया मामला जो एंगल आया है इस मामले में, एक नया, अब उसके ऊपर शायद हो सकता है कि राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और भी आए, लेकिन महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने जो ये बात उठाई है कि जब शिकायत पहले दर्ज भी की गई तो उस वक्त अगर पुलिस ने कार्रवाई की होती तो शायद अगर या उस शिकायत को गंभीरता से लिया जाता तो ये नौबत नहीं आती। हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव हैं, बीजेपी नेता, और विद्या चौहान है, प्रवक्ता एनसीपी। ये बहुत दुख की बात है कि ये लड़की 2 साल से, श्रद्धा वालकर, इस तरह की प्रताड़ना झेल रही थी, बावजूद इसके किसी मजबूरी से वो उसी के साथ रह रही थी जो उसके ऊपर इतनी ज्यादा उसे प्रताड़ना दे रहा था और जो उसके ऊपर जुल्म कर रहा था। उसने बार बार धमकियां दी, जान से मारने की, पहले भी टुकड़े टुकड़े करने की उसने बात की है। विद्या चौहान, आपको ये अब दुख लग रहा है कि इसके ऊपर जब शिकायत भी दर्ज की गई थी तो उस समय पुलिस ने इसके ऊपर या तो उसको गंभीरता से नहीं लिया होगा, इस मामले की कोई इन्वेस्टिगेशन शायद नहीं उसके बाद हुई होगी, जैसा पुलिस अब कह रही है कि लेटर वापस ले लिया गया, इसलिए हमने इस बात को छोड़ दिया। तो इस बात के कहीं न कहीं इसमें एक चूक दिखती है। नहीं, मुझे तो इस बात का बहुत दुख हो रहा है कि इस तरह के इंसिडेंट्स बार बार हमें देखने को मिल रहे हैं। और श्रद्धा के बारे में, जब श्रद्धा ने अपनी रिटर्न कंप्लेंट दी थी तो उसके ऊपर पूरी जांच अच्छी तरह से होनी चाहिए थी, तुरंत होनी चाहिए थी। और जिस तरह से उसको वापस घर पे भेजा गया, क्योंकि इसके पहले भी आपके ही चैनल पे मैंने देखा कि उनके पड़ोसियों ने भी उसको अच्छी मदद की थी, उसका साथ दिया था, पुलिस स्टेशन तक गए थे, डॉक्टर के पास लेके गए थे, उन्होंने अपना फर्ज अच्छी तरह से निभाया। फिर श्रद्धा को फिर से उधर बहला फुसला के लेके जाना, मुझे तो लगता है कि पुलिस ने तो उसके साथ जाना चाहिए था, आफ्ताब के साथ उसको रहने ही नहीं देना चाहिए था। और आफ्ताब के माँ बाप ने जो कहा कि भी अभी उनमें समझौता हो गया है, तो ये कहना बहुत ही गलत है, क्योंकि उनकी तो शादी भी नहीं हुई थी। और अच्छा हुआ अगर उसकी शादी भी नहीं होती तो मुझे लगता है और भी उसको कंपल्शंस हो जाते कि उधर तुझे रहना ही चाहिए इस तरह से। तो इस तरह से कोई कंपल्शंस नहीं थे। तो कोई चूक यहाँ पर पुलिस के द्वारा लगती है आपको, शांत प्रकाश जाटव, की कोई कार्रवाई नहीं हुई, या जो पुलिस कह रही है कि जब किसी शिकायतकर्ता ने शिकायत को वापस ले लिया, ऐसा अक्सर देखा जाता है मैरिटल डिस्प्यूट्स में, जब पति पति के बीच भी अगर झगड़ा होता है तो अक्सर औरतें किसी न किसी दबाव में शिकायत वापस भी लेती हैं। इस मामले में भी कुछ इसी तरह का दिख रहा है। तो आप पुलिस की बात से संतुष्ट हैं कि चूंकि शिकायत वापस ले ली इसलिए कार्रवाई नहीं कर सके? मुझे आवाज नहीं आ रहा। शांत प्रकाश जी, आप सुन सकते हैं मुझे अब? शांत प्रकाश जी, आप अभी सुन सकते हैं हमें? हाँ, अब मैं सुन रहा हूं। ठीक है, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आपको क्या इसमें पुलिस की चूक लगती है, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि उसने शिकायत को वापस ले लिया, तो फिर वो कार्रवाई कैसे करती? देखिए, स्थिति क्या है, जो घटना हुई है ये अपने आप पे उलझी हुई है। क्यों शिकायत वापस ली गई, पहले क्यों शिकायत की गई और उसके बाद में वापस लिया जाना, वो लड़की दबाव में थी, ये सब चीजें जो है एक जांच का, चूंकि दुर्घटना हो चुकी है, वो बच्ची जो है वो अपनी जान, वो नहीं है अब हमारे बीच में, तो इसको तफ्तीश करने की आवश्यकता है कि पहले शिकायत हुई और फिर किस कारण से उसको वो शिकायत को वापस लेना पड़ा और क्या वो परिस्थितियां रही, ये सब जांच का विषय है। और इसको गंभीरता से जांच होनी चाहिए। लगातार तनाव रहा है रिश्ते में, ये रिश्ता ठीक तो कभी नहीं था, ऐसा नहीं कि अचानक बिगड़ गया, क्योंकि 2 साल पहले की शिकायत है, उसमें भी मारपीट की बात है, उसमें भी है कि हत्या की धमकी देता था वो और मारकर टुकड़े टुकड़े करने की बात वो कर रहा था। तो 2 साल से ये तनाव रहा और हम अक्सर देखा करते हैं कि जब भी महिलाओं के ऊपर इस तरह का दबाव रहता है, जो जब अगर विवाहित जीवन में भी किसी के तनाव होता है तो बहुत सारी औरतें डोमेस्टिक वायलेंस के केस में भी शिकायत करती हैं, फिर परिवार का दबाव
और बहुत तरह का दबाव होता है और उसमें शिकायतें वापस भी बहुत बड़ी बात होती है किसी के लिए निकलकर शिकायत करना, किसी महिला के लिए। तो इस तरह का दबाव वहां पर रहा होगा। पर क्या आपको लगता है कि पुलिस को बावजूद इसके इस मामले में कुछ और सतर्कता दिखानी चाहिए थी? क्योंकि इस तरह के मामले बहुत आते होंगे पुलिस के पास, शिकायतें भी आती होंगी, तो जब शिकायत वापस हो गई तो उनको शायद ये लगा होगा कि ये समझौता हो गया है। देखिए, मैं इसको पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हट करके अगर मैं इस पर बात करूं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पुलिस भी जब हम पुलिस को देखते हैं कि वो सख्ती से कार्रवाई कर रही है तो हम पुलिस को दोष भी देते हैं, और कई बार जब पुलिस लीनियंट हो जाती है और इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं तो हम बहुत आसानी से पुलिस के ऊपर आरोप भी लगाते हैं। तो यहाँ कौन किसकी चूक है, क्या हुआ है, ये देखो, मुझे नहीं लगता कि जानबूझ करके पुलिस ने इसमें लापरवाही की है या पुलिस की लापरवाही का मैटर है, मगर चूंकि जांच का विषय है, जांच होने के बाद ही ये पता लगेगा कि कहाँ चूक हुई और ये जो घटना है वो दुर्घटना में कैसे तब्दील हुई। तो आप क्या इस समय, जैसे देवेंद्र फडणवीस का बयान आया है विद्या चौहान जी के, इसमें जो पुलिस में शिकायत की गई उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हुई, इसकी जांच कराएंगे, तो किस तरह की जांच अब इसमें होनी चाहिए? देखिए, पहले तो इसका जब ये उसने रिटर्न स्टेटमेंट दिया था, कंप्लेंट दिया था, तो पुलिस ने उसको घर पे अकेले छोड़ना ही नहीं चाहिए था, उसके साथ उधर जाना चाहिए था, आफ्ताब से बात करनी चाहिए थी, और वो लड़की के मुझे लगता है लड़की की माँ जिंदा नहीं है, लेकिन लड़की के पिताजी को कांटेक्ट करके उसको पिताजी के हवाले करना चाहिए था, लेकिन ये सब नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि लड़की को भी ये समझना चाहिए, क्योंकि मैं उसको दोष नहीं दूंगी, क्योंकि इस एज में जब लड़कियां अपने आप पे अपने दोस्त के साथ या फिर किसी लवर के साथ चली जाती है तो माँ बाप उसके ऊपर बहुत नाराज हो जाते हैं और लड़कियों को ही दोष देते हैं कि अभी आपने जो करना है वो कर लो, अभी हमसे मत ये करो। तो ये इस तरह से बिहेव जो होता है माँ बाप का, वो भी गलत है। भले ही लड़कियां चूक जाए, लेकिन जिस लड़की को, जिस बेटी को अपने बड़ा किया है, उसको सिखाया है, पढ़ाया है, लिखाया, तो उसकी जिम्मेदारी आपने लेनी चाहिए कि भाई वो सही रास्ते से जा रही है या उसका कुछ चूक रहा है, क्योंकि ये एज ही ऐसा है कि लड़कियों को ये समझ में नहीं आता। दूसरी बात तो लड़कियों को स्कूलिंग से ही, कॉलेज से भी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग बहुत बड़े पैमाने में देना चाहिए। आपको मालूम है, निर्भया के बाद बहुत सारे सख्त कानून बने हैं, लड़कियों के लिए अच्छे हैं, महिलाओं के लिए अच्छे हैं, लेकिन लड़कियां खुद बहुत डर जाती है, उनको पता नहीं चलता कि अभी हम क्या करें। ये पढ़ी लिखी लड़की है, उसको भी इस तरह से अगर प्रॉब्लम होती है तो लड़कियों को कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसकी जानकारी देना जरूरी है। अपनी फ्रेंड्स के साथ जब लड़कियां जाती है तो उनके ऊपर कितना विश्वास रखना चाहिए, किस तरह के फ्रेंड्स होते हैं, किस तरह से फायदा उठाया जाता है, इसकी भी जानकारी लड़कियों को होनी चाहिए। और ये सेल्फ डिफेंस और स्कूलिंग से उनको जो ट्रेनिंग देनी चाहिए कि इस तरह से कोई भी घटना आपके लाइफ में हो। आप सही कह रही हैं तो कि सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग होनी चाहिए। यहाँ पर श्रद्धा के मामले में ये भी बात है कि उसको मानसिक तौर पर कैसे उसके वो अपने कंट्रोल उस पर नहीं था कि एक ऐसे व्यक्ति के साथ वो फिर भी रह रही थी जिसकी वो प्रताड़ना झेल रही थी 2 साल से। इन्वेस्टिगेशन पे लौटते हैं शांत प्रकाश जाटव जी, आपसे मैं ये समझना चाहती हूँ कि इस समय जो देवेंद्र फडणवीस का बयान है, तो क्या अब महाराष्ट्र में भी इस पे जांच शुरू होगी, एक अलग पहलू पे कि कार्रवाई वगैरह क्यों नहीं हुई, जैसा वो कह रहे हैं कि जांच कराएंगे, क्योंकि मर्डर जो है यहाँ दिल्ली में होता है और दिल्ली पुलिस जांच पड़ताल इसमें कर रही है, तो क्या कोई और बड़ी जांच की इसमें अब उम्मीद रखनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल, इसमें तो जांच जो है वो हर पहलू से होनी चाहिए। लापरवाही हुई तो क्यों हुई, किसके द्वारा लापरवाही हुई, और शिकायत के बाद उस वक्त में पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की, ये सब चीजें बहुत जरूरी, महत्वपूर्ण है। और इसमें इस चीज को भी देखना कि कई बार पुलिस के कुछ जगहों पर देखा है कि पुलिस के जो एक्शन जो है वो किसी वर्ग विशेष का व्यक्ति होने के कारण से भी थोड़ा सा लीनियंट हो जाता है जी। कहीं पर सख्त हो जाता है, कहीं पर अब यही मामला हो सकता है कि अगर दोनों एक ही धर्म के होते तो शायद पूरे देश में इस वक्त में हाहाकार मचा होता। तो हर तरीके से एक प्रेशर बनता है, इस वक्त में प्रेशर उस कदर नहीं बन रहा जिस तरीके से
दूसरे जो बच्चियों के साथ में घटनाएं हुई और उसमें तमाम जो है ये प्रेशर बना। तो मैं समझता हूँ कि क्या राजनीति प्रेशर और नहीं बन रहा है? धर्म का इसमें क्या एंगल आ गया शांत प्रकाश जी? नहीं, मैं देखिए, जब लड़का या जो दोषी जो है, हाँ, वो पर्टिकुलर धर्म का नहीं होने पर पूरे देश में हाहाकार मच जाता है, सारा देश में मीडिया जो है हाहाकार वो अभी भी अगेंस्ट है, हो सब जाता तमाम है। लोग इसी की बात कर रहे हैं, नहीं हर है। जगह इस पे चर्चा हो रही है, लोग मांग कर रहे हैं कि बिल्कुल उसको चर्चा हो रही सख्त से है, सख्त सजा होनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल चर्चा हो रही है। हाँ। मगर जो राजनीति, जिस तरीके से हमने देखा कि कांग्रेस के हमारे जो नेता हैं वो तमाम सड़कों को जाम कर देते हैं, हाईवेज को जाम कर देते हैं, आपने देखा है। नहीं तो यहाँ वो पे सब ये चीजें लीगल नहीं हो रही प्रोसेस हैं। जो है अभी वो कहीं चल भी- रहा है, जब पुलिस की जांच पड़ताल अभी बिल्कुल। पूरी नहीं हुई है तो कांग्रेस के नेता सड़कों को जाम किस लिए करेंगे? नहीं, आपने देखा है तमाम जगहों पर, मैं आपके साथ तमाम डिबेट में रहा हूं कि जो है, ठीक है, मैं ये इसमें राजनीति की बात नहीं कर रहा, मगर हर एक जो भी इस प्रकार की घटनाएं हैं उसको हम सब लोगों को मिलकर के उसके लिए जांच के लिए बात करनी चाहिए, राजनीति से इसको दूर रखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इसमें सही कहा बहुत आपने, बढ़िया राजनीति से तरीके दूर रखना जांच चाहिए। होगी। इसलिए और तमाम मुख्यमंत्री जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा ने जिस तरह के बयान दिए वो बयान शायद नहीं देना चाहिए, इसको धर्म से भी दूर रखना चाहिए और इसको अपराध के तौर पर देखना चाहिए, ये भी आप मानेंगे शांत प्रकाश जी? और अपराध की बिल्कुल अपराध की गंभीरता को देखते हुए अपराध की जांच होने की आवश्यकता है और इस बच्चे को न्याय मिले, इस चीज के लिए जो है मैं समझता हूँ कि सारी एजेंसियों को काम करना चाहिए। जी, धन्यवाद आप दोनों का, बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से हर मीडिया को प्रार्थना करना चाहती हूँ कि ये भयंकर घटना है कि उसके 35 टुकड़े किए, यहाँ फेंक दिए, वहां फेंक दिए, मुझे लगता है कटर यूज किया, किस तरह से काटे, मुझे लगता है ये डिटेल में हम लोगों को खुलेआम पे जैसे सेंसर होना चाहिए इसके ऊपर, न्यूज के ऊपर भी, क्योंकि इस तरह से आइडियाज और लोगों को मिलते हैं, इस तरह की क्रूरता समाज में बढ़ती जाती है। तो मुझे विनंती है कि इस तरह से क्रूरता का जो भयानक तमाम उसको नहीं विस्तृत जानकारियां हैं और जो क्रूरता की डिटेल्स हैं उसको इतना ज्यादा बताने की बार बार जरूरत नहीं है, आप ये कह रहे हैं। मैं लगभग एक बात और कहना चाहूंगा नौजवान बच्चों से कि ये जो घटना है ये एक बहुत बड़ा रूप है कि हम सभी नौजवान बच्चों को, बच्चियों को इसको ध्यान में रखना चाहिए कि आप जिनके साथ में मित्रता में हैं या रिलेशनशिप में हैं, तो किसी प्रकार की भी इस प्रकार की कुछ गतिविधि दिखाई देने पर सचेत हो जाएं, पेरेंट्स को आगाह करें, अपने अच्छे फ्रेंड्स को आगाह करें और पुलिस प्रशासन को आगाह करें। ऐसा सावधानी रखने के लिए भी ये इस प्रकार की घटनाएं जो हैं एक समाज के बीच में सही कहा आपने कि जो हिंसक संबंध या हिंसक रिश्ते हैं जहां पर इस तरह की प्रताड़ना होती है वहां पर उस बात पे खामोश रहना सही नहीं है। धन्यवाद आपका विद्या जी और शांत प्रकाश जाटव। इस वक्त आज की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं हम और आगे बड़ी खबर आज की चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर संविधान पीठ ने उठाए हैं सवाल, एक ब्रेक के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान को अंगीकार हुए यानी कि लागू हुए 72 साल हो गए हैं, लेकिन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कोई कानून नहीं है, जबकि संविधान में इसका उल्लेख है। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त व चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में संविधान सभा चाहती थी कि संसद कानून बनाए। जो भी पार्टी सत्ता में आती है वो हमेशा सत्ता में बने रहना चाहती है और इस पे कुछ भी गलत नहीं है। हम लोकतांत्रिक राजनीति में हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं, केंद्र ने उसका जवाब दिया है। 2007 के बाद सभी मुख्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल छोटा रखने के आरोप पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वरिष्ठता के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कई बड़े सवाल उठाए हैं। बोला है कि कभी किसी प्रधानमंत्री पर आरोप लगे तो क्या आयोग ने एक्शन लिया है? हमें ऐसा सीईसी चाहिए जो पीएम के खिलाफ भी कार्रवाई कर सके। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कमजोर वाला है या घुटने टेकने वाला है या कमजोर घुटने वाला है तो वो एक्शन नहीं लेता। क्या ये सिस्टम का पूर्ण रूप से ब्रेकडाउन नहीं है? सीईसी राजनीतिक प्रभाव से
अछूता और स्वतंत्र होना चाहिए। नियुक्ति के लिए स्वतंत्र निकाय की जरूरत है, सिर्फ कैबिनेट की नहीं। न्यायपालिका में भी नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव आए। पहले सरकार जजों और चीफ जस्टिस की नियुक्ति करती थी, प्रक्रिया पर सवालिया निशान थे, इसलिए वो बदल गई। मौजूदा सिस्टम में अगर खामी हो तो उसमें बदलाव लाजमी है। He was asked to take on none less than the Prime Minister himself. Please. Giving an example. Yes. Just an example. We are testing this one. Hypothetical example. Supposing the election commissioner sort of, is so weak-kneed. Yes. That he says, okay, I tarries with it, he doesn't get around to doing it. Will it not be a case of complete breakdown of the system then? It's just giving an example. Yes, honestly. The reason being that he is a man who's supposed to be completely insulated. Yes. And when you talked about character, yes, character consists of various components. Various components. Like integrity, yes, honesty. But one particular characteristic required is independence. Well, certainly, yes. Independence is, like you said, we don't care. One of your election commissioners, in fact, resigned. Yes. You don't want to go there. Yes, Police. So these are the aspects which perhaps the participation of a larger body, yes, instead of the cabinet, which always, as we know, it's only self-serving because it's natural. Yes. They would like to perpetuate themselves in power. Any party. Please not saying all yes. parties will have that. Yes, all parties, irrespective yes, of the political term. Yes. That is why from 1990, committee after committee after committee keeps reporting. There is a dire need for change. Political parties, leaders keep shouting from the rooftops. But on the ground, nothing will happen. इसके ऊपर अकाउंटेंट जनरल ने कहा है कि सुप्रीम या सरकार संविधान पीठ से जो सरकार ने जवाब दिया संविधान पीठ को, उसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट सुझाव दे सकती है, आदेश नहीं। न्यायालय ऐसा कुछ नहीं कर सकता जो संसद को करना चाहिए। राष्ट्रपति सर्वोच्च अधिकारी वही नियुक्ति करते हैं। कानून के अभाव में राष्ट्रपति के पास एक तंत्र है। नियुक्ति सिर्फ इसलिए अवैध नहीं कही जा सकती क्योंकि कोई कानून नहीं है। संविधान की सीमा के भीतर कार्यपालिका की स्वतंत्रता पवित्र है। नियुक्ति प्रक्रिया पर संविधान के मौन होने भर से दखल नहीं दे सकते। हम संविधान के साथ काम कर रहे हैं, किसी रैंडम कानून से नहीं। हमारे साथ आशीष भार्गव हैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए। काफी सख्ती से इस संविधान पीठ ने सवाल उठाए हैं और यहां तक कहा कि एक ऐसे सीईसी की जरूरत है जो कि प्रधानमंत्री तक पे कार्रवाई करे, यानी कि बहुत ही निष्पक्ष, बहुत ही स्वतंत्र और मजबूत चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और जो बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स जो होते हैं, चुनाव आयुक्त होते हैं, उनके ऊपर भी टिप्पणी की है। तो सरकार का जो जवाब था वो कैसे देखा जा रहा है इस पर, और ये जो मांग उठी है कि इसके लिए एक प्रक्रिया होनी चाहिए। आशीष जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि 21 नवंबर को ही चुनाव आयुक्त बनाया गया है अरुण गोयल को, और अब उनकी फाइल मंगा ली है सुप्रीम कोर्ट ने और केंद्र सरकार को कहा है कि उनकी नियुक्ति की क्या प्रक्रिया थी, किस तरीके से उनकी नियुक्ति हुई, ये तमाम चीज़ें सुप्रीम कोर्ट जानने चाहता है। और उनकी फाइल, नियुक्ति की फाइल तलब की है यहाँ पर। हालांकि अटॉर्नी जनरल विरोध कर रहे थे, वो कह रहे थे इसमें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर नियुक्ति कानूनी है, तय प्रक्रिया के तहत है, तो घबराने की क्या जरूरत है। हम देखना चाहते हैं, सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किस तरह की नियुक्ति है। तो बड़ा कदम सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर है, और सुप्रीम कोर्ट किसी भी सूरत में इस बात से वाकयात नहीं रखता है, इत्तेफाक नहीं रखता है, सहमत नहीं है जो बात केंद्र सरकार की तरफ से कही जा रही है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जब तक कानून बने तब तक वो एक ऐसी गाइडलाइन ला सकता है जैसे विशाखा गाइडलाइन लाई गई थी, और उसे लागू करने की जिम्मेदारी सरकार पर होगी। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर जज को शामिल कर लिया जाए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल कर लिया जाए, जैसे सीवीसी की नियुक्ति में होता है, सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति में होता है, तो इसमें हर्ज क्या है? निष्पक्षता, निर्भीकता, स्वतंत्रता, ये तमाम चीज़ें एक सीसी में होनी चाहिए। टीएन शेषन का कल जिक्र किया था कि टीएन शेषन ने किस तरीके से चुनाव आयोग की कमाल संभाली थी और रिफॉर्म्स आए थे, उस तरीके से एक सिस्टम होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। चुनाव आयोग में स्वायत्तता, स्वतंत्रता और
इसके अलावा निष्पक्षता होनी चाहिए, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट क्या दखल देगा, ये सवाल है, और ये अभी सुनवाई जारी रहेगी। जी, तो जो इसके ऊपर ये टिप्पणियां हुई हैं अभी, वो काफ़ी सख्त टिप्पणी है जैसा कि आप बता रहे हैं, और ये भी कहा है सरकार ने लेकिन कि हम संविधान के साथ काम कर रहे हैं, हम किसी रैंडम कानून से काम नहीं कर रहे हैं। तो ये एक टकराव जैसा देखा जा रहा है क्या आशीष? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है उसके विपरीत केंद्र सरकार कह रही है। तुषार मेहता जो सॉलिसिटर है वो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में नहीं पढ़ना चाहिए, ये संविधान का मामला है। सुप्रीम कोर्ट किसी कानून पे तो तय कर सकता है कि कानून सही है या नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट संविधान पे बहस नहीं कर सकता है, ये संविधान का मामला है, और संविधान ने की जिम्मेदारी संसद की है, ना कि सुप्रीम कोर्ट की। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को उस रास्ते से नहीं गुजरना चाहिए जो संविधान ने कार्यपालिका के डोमेन में दिया है, संसद के डोमेन में दिया है, और विधायिका इस पर फैसला कर सकती है। हाँ, अगर कोई सुझाव देना हो तो अदालत सुझाव जरूर दे सकती है, लेकिन वो ये नहीं संसद को कह सकती कि आप ये कानून बनाइए, ये कानून बनाइए। तो एक तरह से केंद्र सरकार ये बता रही है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर, जो बंटवारा जो अधिकारों का किया है संविधान ने, सुप्रीम कोर्ट में को उस पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ लगता है कि कोई राय दे रही है, कोई सुझाव देना, वो जरूर दे सकती है, लेकिन इस तरीके से राष्ट्रपति का जो विवेक है, जिस तरीके से नियुक्तियां होती है, उसमें कोई आदेश इस तरह जारी नहीं कर सकते। जी, धन्यवाद आपका आशीष। तो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का ये मामला है, और इसके ऊपर संविधान पीठ ने टिप्पणी की है और सरकार ने जवाब इसमें दिया है। सीईसी को लेकर संविधान पीठ में सुनवाई हो रही थी। सीईसी की कोई अलग नियुक्ति प्रक्रिया नहीं है जिसके ऊपर संविधान पीठ ने टिप्पणी की कि नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो होनी चाहिए। तो इस वक्त 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं हम। गुर्जर नेता विजय सिंह बैंसला ने धमकी दी है कि अगर राजस्थान सरकार ने समझौते के मुताबिक उनकी मांगे नहीं मानी तो वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करेंगे। खबरों के मुताबिक बैंसला ये भी चाहते हैं कि उनके समाज के नेता सचिन पायलट को अब मुख्यमंत्री बनाया जाए। बैंसला का कहना है कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के नेता यात्रा रोकने की तैयारी करने के लिए मैदान में उतरेंगे। राजस्थान में 5 से 6% गुर्जर हैं जो 40 से ज्यादा सीटों पर असर डालते हैं। सचिन पायलट का कहना है कि बीजेपी यात्रा में बाधा डालने की कोशिश कर रही है। 4 साल से सरकार के चारों तरफ घूम रहे हैं, सब नेताओं से मिल रहे हैं कि आप हमारी मांगे पूरी कर दो, हमारे केसेस का निस्तारण कर दो, आप हमारे देवनारायण योजना को ठीक कर दो, हमारी प्रकृति भर्तियां दे दो, हमारे बैकलॉग दे दो, 233 की नौकरियां दे दो, 372 की नौकरियां दे दो, नर्सिंग 2013 की नौकरियां दे दो। लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ रहा। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि हम राहुल गांधी जी को नहीं रोक रहे, राजस्थान की सरकार ही राहुल गांधी जी को रोक रही है। अगर वो हमारा ये काम कर देंगे तो हम तो फूलों से स्वागत करेंगे, नहीं करेंगे तो भाई हम उनको जाने नहीं देंगे। बहुत हो गया, अब पानी। मैं समझता हूँ कि भाजपा के हमारे जो साथी हैं वो विचलित, मैंने शुरू में कहा आपको, वो यात्रा से विचलित हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश हो सकती है कि यात्रा में बाधा डालें या इस प्रकार की दुर्भावना पैदा करें, लेकिन जनता बहुत समझदार है, लोग उत्साहित हैं और सब वर्ग के लोग, सब लोग चाहते हैं कि राजस्थान वो यात्रा आए और यहाँ से नया आगाज होगा, कांग्रेस पार्टी का भी, चुनावों के लिए भी और प्रदेश की जनता के लिए भी। तो भाजपा के साथी हमारे कितने भी कोशिश करें कि यात्रा अति सक्सेसफुल होगी, ऐतिहासिक होगी और लाखों लोग रोज जुड़ेंगे। शिवसेना के युवा नेता आदित्य ठाकरे पटना पहुंचे हैं। आज सबसे पहले वो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पहुंचे। यहां पर दोनों नेताओं में बातचीत हुई है। मौके पर प्रियंका चतुर्वेदी और अनिल देसाई भी मौजूद रहे। इसके बाद आदित्य ठाकरे और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने एक अणे मार्ग गए। दोनों नेताओं की इस मुलाकात को विपक्ष की एकता की पहल के तौर पर भी देखा जा सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी समय से विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है।
सबसे अहम चीज यही है कि देश में जो भी युवा इस देश के लिए काम करना चाहता है, रोजगार के लिए काम करना चाहता है, महंगाई के खिलाफ काम करना चाहता है, संविधान के लिए काम करना चाहता है, सभी अगर बातचीत करते रहे तो देश में कुछ अच्छा कर सकेंगे। राजनीति की जो बात है, चुनाव की बात है, यहाँ कहीं हमने करी नहीं है, क्योंकि ये बातें तो राजनीतिक पक्ष करते रहते हैं। लेकिन आज सबसे अहम बात यही थी कि मुलाकात करना जरूरी था। हम पहले से दोनों परिवार के संबंध हो, दोनों पक्ष के संबंध हो, अच्छे हुए हैं, कभी भी कटुता आई नहीं है। और यही बात को आगे लेते हुए मुझे यकीन है कि ये दोस्ती आगे चलते रहेगी। जो महाराष्ट्र में हुआ सब लोग जानते हैं कि भाजपा ने किस प्रकार से एजेंसियों का दुरुपयोग करके और पैसे का खेल जो खेला महाराष्ट्र में, ये सब लोगों ने देखा। और बिहार में जो सबक भाजपा को हम लोगों ने मिलकर के सिखाया, ये सब पूरा देश जान रहा है। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है, हम लोगों का एकमात्र एजेंडा है कि देश में अमन शांति बनी रहे, देश तरक्की करे, डेवलपमेंट के जो असल मुद्दे हैं उस पे चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। दिल्ली के निगम चुनावों में चर्चा आम आदमी पार्टी और बीजेपी की ज्यादा है। कांग्रेस भी अपनी पूरी ताकत इसमें लगाए हुए है। आज कांग्रेस ने एमसीडी चुनाव के लिए अपना पहला वादा घोषित किया है। कांग्रेस का कहना है कि अगर कांग्रेस का मेयर बना तो पिछला हाउस टैक्स माफ कर देंगे और अगला हाउस टैक्स भी माफ करेंगे। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने बात की है कांग्रेस के दिल्ली प्रमुख अनिल चौधरी से। दिल्ली का दंगल दिलचस्प होता जा रहा है। चर्चा आम आदमी पार्टी के वीडियोस जो लीक होकर के आ रहे हैं, जैसे सतेंद्र जैन के हों या फिर उनके आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ मारपीट का मामला, वो वीडियो वायरल है, सियासत उस पर गर्म है, आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस भी मुद्दों के आधार पर मैदान पर है। आज कांग्रेस ने अपना कैंपेन लॉन्च किया है, तो पीछे लिखा हुआ है हाउस टैक्स पिछला माफ अगला हाफ। तो इस चुनावी नारे के साथ कांग्रेस मैदान में हमारे साथ अनिल चौधरी हैं जो दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अनिल, पहले बताइए कि इस चुनाव में चर्चा कांग्रेस की कम हो रही है, इसकी क्या वजह है? आप मीडिया को दोष दे सकते हैं, लेकिन उसके हम आपको कारण बता देंगे कि चर्चा कम क्यों हो रही है आपकी। देखिए, मीडिया में जो भी चर्चा चल रही हो, लेकिन ज़मीन की चर्चा से मैं आपको जरूर वाकिफ़ करा दूँ। 3 साल से कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और आपके चैनल ने भी काफ़ी उस समय कवर किया। याद होगा जब कोरोना काल चल रहा था, उस समय मेरे मीडिया के भाई खुद कांग्रेस कार्यालय आते थे और सड़कों पे कोई दिखता था तो कांग्रेस का कार्यकर्ता दिखता। ठीक है, 530 का भारी भरकम करोड़ मेरे पास बजट नहीं है, लेकिन हाँ, कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर में हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ कि 3 साल में दिल जीता है और हम कह रहे हैं आज दिल्ली जीतेंगे। इसीलिए आज हमने जो अपना मैनिफेस्टो का एक पार्ट, एक बड़ी घोषणा आज हमने जारी की है और उसमें हमने कहा है कि पिछला माफ अगला हाफ, गांव में पूर्ण माफ और भ्रष्टाचार मुक्त हाउस टैक्स डिपार्टमेंट बने। ये हमारी एक संकल्प है जो हम करेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि पिछला यानी जितना भी हाउस टैक्स लोगों का बकाया है वो पूरा माफ कर देंगे आप लोग? देखिए, हो क्या रहा है, पिछले 15 साल से भाजपा एमसीडी में और ये जो हाउस टैक्स जो प्रणाली चल रही है, याद होगा उस समय कांग्रेस की सरकार थी 2002 से लेकर के, शीला जी की सरकार थी, कॉर्पोरेशन में भी हम लोग थे और मैं खुद काउंसलर था। उस समय एमसीडी जो वैल्यूएशन कमेटी बनी थी उसने यूनिट एरिया प्रणाली को लागू किया था। आज तक वही चल रही है और 5 ये इस तरह की पॉलिसीज बन चुकी हैं अब तक। अंदाज़ा लगाइए, एक भी लागू नहीं हुई। 18 साल पुराने वाले मेथड पे काम चल रहा है और जिसका नतीजा ये है कि हाउस टैक्स की जो देनदारी बढ़ती चली गई, पहाड़ सा खड़ा हो गया है देनदारी का। उसे वसूलने के लिए रोजाना हर साल स्कीम आती हैं, ढोल पीटे जाते हैं, ऐड निकाली जाती हैं और पैसा व्यर्थ होता है। और दिल्ली के अंदर 25 लाख प्रॉपर्टीज़ हैं जो हाउस टैक्स के दायरे में जो पेयर हैं, उनसे मात्र 40-42% लोग उसे टैक्स वसूल रहे हैं। ये क्या दर्शाता है? यानी कि आप 15 साल में फेल हो चुके हैं, आप नहीं कर पाए। तो हमने ये कहा है कि पिछला हम माफ़ करते हैं, आगे हम बढ़ते हैं और जो 25 लाख जो प्रॉपर्टी का मात्र 40-42% लोग टैक्स दे रहे हैं उनको मोटिवेट करें। पावर सेक्टर के कर्मचारियों और इंजीनियरों ने इलेक्ट्रिसिटी
अमेंडमेंट बिल के खिलाफ आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि इस प्रस्तावित विधेयक के लागू होने से सरकारी बिजली कंपनियां कंगाल हो जाएंगी। पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे से बात की है हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने। दिल्ली के जंतर मंतर पर सरकारी पावर कंपनियों के कर्मचारियों का एक विरोध प्रदर्शन चल रहा है। मेरे साथ शैलेंद्र दुबे हैं जो प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के। क्या इश्यूज हैं, क्या मांगे आपकी हैं जो आप उठा रहे हैं? देखिए, केंद्र सरकार इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 के जरिए इलेक्ट्रिसिटी का एक्ट बदलना चाहती है और एक्ट इस प्रकार से बदलना चाहती है कि कारपोरेट घरानों को फायदा हो। मैं इसको आम आदमी की भाषा में समझाना चाहता हूँ कि नेटवर्क सरकारी कंपनी का रहेगा, सरकारी कंपनी नेटवर्क पर पैसा खर्च करेगी, लेकिन इस नेटवर्क को यूज करने की इजाजत प्राइवेट कंपनियों को दे दी जाएगी और प्राइवेट कंपनियां चेरी पिकिंग करेंगी। वो केवल मुनाफे वाले कंज्यूमर्स को बिजली देंगी, इंडस्ट्रीज को देंगी और कमर्शियल को देंगी। हम किसानों को भी बिजली देते हैं, गरीबों को भी बिजली देते हैं, आम उपभोक्ताओं को भी बिजली देते हैं। परिणाम यह होगा कि हमारा नेटवर्क प्रयोग करेंगे और हमारा मुनाफे वाला क्षेत्र हमसे छीन लेंगे, तो सरकारी क्षेत्र की कंपनियां कंगाल हो जाएंगी और BSNL की कहानी दोहराई जाएगी। फिर हमारा नेटवर्क कौड़ियों के दाम पर कारपोरेट घरानों को सौंप दिया जाएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि निजीकरण की प्रक्रिया को और आगे ले जाने की एक कोशिश है? यह पावर सेक्टर को समाप्त करने की कोशिश है और बड़े अलोकतांत्रिक ढंग से मानसून सत्र में ये बिल रखा गया। आज पूरे देश के 50,000 बिजली कर्मचारी यहाँ पर एकत्र हुए। हमने आज यहाँ रिजॉल्व किया है, यह निर्णय केंद्र सरकार को हम भेज रहे हैं कि अगर कोई एक तरफा कार्यवाही की गई, बिजली कर्मचारियों को कंसल्ट न किया गया, कॉमन कंज्यूमर को कंसल्ट न किया गया, तो पूरे देश के 27 लाख बिजली कर्मचारी और इंजीनियर हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे और इसकी सारी जिम्मेदारी केंद्र की सरकार की होगी। तो आप चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल पर अभी संसद की स्थायी समिति में विचार विमर्श चल रहा है, उसमें आपकी राय भी ली जाए? बिल्कुल ली जानी चाहिए, क्योंकि वह कह रहे हैं स्टेक होल्डर्स की राय ली जाएगी। मेरे हिसाब से बिजली के क्षेत्र में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर बिजली का आम कंज्यूमर है और बिजली का आम कर्मचारी है। आप कारपोरेट घरानों से बात कर रहे हैं, ना आम उपभोक्ता से बात कर रहे हैं, ना आम कर्मचारी से बात कर रहे हैं। यह एतराज है हमारा। तो इससे कर्मचारियों को क्या आशंका है अगर ये बिल पास होता है? देखिए, अगर यह बिल पास होता है तो हमारा पूरा पावर सेक्टर, जैसे मैंने आपको बताया, जब प्रॉफिट अर्निंग एरिया हमसे स्नैच कर लेंगी प्राइवेट कंपनी एंड दे विल बी यूजिंग आवर नेटवर्क, तो नतीजा क्या होगा? हम आर्थिक तौर पर कंगाल हो जाएंगे और BSNL की कहानी दोहराई जाएगी, हमारा नेटवर्क भी प्राइवेट कंपनियों को चला जाएगा। यह बहुत साजिशाना ढंग से संपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र के निजीकरण की साजिश है, जिसको हम स्वीकार नहीं करते। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। दिल्ली से हिमांशु शेखर, NDTV।